आप एक रेलवे स्टेशन पे खड़े हो और आपके सामने एक व्यक्ति ट्राईसाइकिल पे सवार होके विकलांग व्यक्ति आ जाए और हाथ बढ़ा दे तो आप क्या सोचेंगे? 4 साल पहले अपने गांव से पलायन करके मजदूरी की तलाश में अहमदाबाद आए एक व्यक्ति को विकलांग बना दिया जाता है, ट्राईसाइकिल थमा दी जाती है और छोड़ दिया जाता है स्टेशन पे कि जा अपने गुजारा कर। कोरोना का पूरा साल बीत गए, तमाम लोग इस दुनिया से चले गए, लोग एक दूसरे से छूना पसंद नहीं कर रहे थे। ऐसे में एक शख्स स्टेशन पे भीख मांग के अपनी ज़िंदगी का गुजारा करने के लिए जद्दोजहद कर रहा था। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है कुलदीप कुमार और हम आज एक नई कहानी के साथ आपके साथ हाजिर हैं। ये कहानी पिछले 6 सितंबर की है। बुंदेलखंड दलित अधिकार मंच की टीम अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर खड़े थे। रात्रि के 11 बजे थे। टीम अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रही थी, तभी उनके सामने एक ट्राईसाइकिल पर सवार व्यक्ति आ जाता है और हाथ बढ़ा देता है। भीख मांगने का हाथ बढ़ाता है तो टीम के साथी राजेश, राम सिंह, अजीत, रिहाना, कृष्ण कुमार, रीता, राम कुमार उनसे बात करते हैं कि भाई अपना पता तो बताओ, कहाँ से आए हो, कौन हो। कुछ नहीं बताता है, सिर्फ उसके आंखों से आंसू निकलते हैं और एक पागल की तरह हाथ ही बढ़ाए खड़ा है। टीम के साथियों ने कहा चलो मैं आपको खाना खिलाता हूँ, बातचीत करना शुरू किया। तो पप्पू की कहानी जिसकी मैं आपके बात कर रहा हूँ, उसका नाम पप्पू है। पप्पू रोने लगता है, बोलता है भाई मैं जालौन का, आप कहाँ के हो? तो टीम भी जालौन से थी। अपनत्व तो जब मिलता है, इसको संयोग कहें या कुछ और कहें, पप्पू को अपने गांव के लोग मिल गए, अपने ज़िले के लोग मिल गए। तो रोते हुए उसने अपनी दास्तान सुनाना शुरू की। पप्पू ने बताया कि 4 साल पहले मुझे यहाँ पर कुछ लोग मजदूरी के लिए लाए थे। कुछ समय होटल पे बर्तन मंजवाए, फिर हमें ऐसे छोड़ दिया। कोरोना पड़ गया, होटल बंद हो गया तो स्टेशन पे छोड़ दिया। मुझे नशे की गोलियां खिलाई, मुझे मेरी पिटाई करी, मुझे विकलांग बना दिया और ये ट्राईसाइकिल थमा दी और कहा कि आप भीख मांगो और मुझे भी दो। मैं दिन भर जो भी कमाता हूँ शाम को वो मुझसे छीन ले जाते, मुझे सिर्फ खाना मिलता है, तो मुझे खाने के लिए मैं भीख मांग रहा हूँ। 4 साल से मैं यही कर रहा हूँ। जब टीम को ये पता चलता है तो टीम के साथी जालौन एसपी को फ़ोन करते हैं, एसपी संबंधित थाना को फ़ोन करते हैं, क्योंकि पप्पू ने बताया वो जालौन के मड़ैया अंगदेला गांव के रहने वाले पप्पू पाल, पिता सियाराम पाल है। जब थाने को फ़ोन जाता है तो 4 साल पहले पप्पू के घर वालों ने थाने में इत्तला किया था, तहरीर दिया था कि मेरा पुत्र गायब है, वो पता नहीं चल रहा है। ऊपर से कोरोना का काल चला तो पता नहीं हमारा लाल कहाँ है। इस बात की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज थी। जब थाने को पता चलता है, पुलिस इन्वॉल्व होती है, टीम से पूछती है ये व्यक्ति कौन है, कहाँ है, आप क्या कर रहे हैं। टीम के साथियों ने सारी कहानी बताई। पुलिस ने कहा कि आप उनको लेकर के आओ। फिर क्या, पूरे बुंदेलखंड अधिकार मंच की टीम के साथियों ने पप्पू को अपने साथ अपनी ट्रेन में बिठा लिया। रास्ते भर तमाम आप बीती की कहानियाँ हुई। पप्पू ने अपनी आप बीती टीम को सुनाई। रात में साथ में खाना खाया। 4 साल बाद सुकून की 2 रोटी अपनों के साथ बैठ के खा रहे थे जो उसके ज़िले के लोग। इधर थाने ने उनके घर वालों को इत्तला कराया। मानो घर में एक खुशी की लहर दौड़ गई हो। पप्पू की पत्नी, पप्पू के पिता और रिश्तेदार, तमाम सहयोगी लोग सुबह दौड़े दौड़े 4 बजे ही जिला मुख्यालय उड़ई स्टेशन आ गए। इधर जब 7 तारीख को पूरी टीम के लोग पप्पू को लेकर के स्टेशन पे पहुंचते हैं तो स्टेशन पे पप्पू की पत्नी, पप्पू के पिता लिपट कर रोने लगते हैं और पप्पू की हालत जो थी वो किसी पागल से कम नहीं थी। वही ट्राईसाइकिल पे बैठ के बाहर जब स्टेशन के निकाला तो पूरा भीड़ लग गई थी, क्योंकि पप्पू को रिसीव करने के लिए पप्पू की पत्नी, पप्पू के पिता और गांव के प्रधान, तमाम रिश्तेदार नातेदार साथ में आए हुए थे। और पप्पू से लिपट कर उनकी पत्नी, उनके पिता रोने लगे। ये एक ऐसा संयोग था जिसको वर्णन कर पाना मुश्किल है,
क्योंकि 4 साल से खोया हुआ किसी को अपना पति मिला, किसी को अपना पुत्र मिला, और किसी को अपने पत्नी मिली, किसी को अपना पिता मिला। और ये जो संयोग था, आपस में सभी के आंखों से आंसू निकल रहे थे। शायद ये सुकून के आंसू थे, शायद ये खुशी के आंसू थे, आप जो भी कहें, लेकिन ये जो दृश्य है उसने सबको दिल को झकझोरा। कानूनी कार्रवाई होती है क्योंकि पुलिस के पास केस था। पूरी टीम के लोग एसपी ऑफिस में पप्पू को सुपुर्द करते हैं, थाने पे जाते हैं। गांव के लोग, थानेदार, बुंदेलखंड दलित कार्य मंच की टीम का फूलमालाओं से स्वागत करते हैं। पप्पू को फूलमाला से टीम के लोग स्वागत करते हैं और उनके गांव अंगदेला मड़ैया तक छोड़ने जाते हैं। गांव के प्रधान, पप्पू की बीवी, पप्पू के पिता और तमाम नाते रिश्तेदार पूरी टीम का आभार करते हैं और स्वागत करते हैं। पूरे गांव में खुशियां होती हैं कि 4 साल से उनके गांव का बिछड़ा हुआ लाल आज मिल गया है। साथियों, तमाम ऐसे पप्पू आज स्टेशन पे भीख मांग रहे हैं, होटल पे बर्तन धो रहे हैं, या तमाम तरीके के बंधुआ मजदूरी में संलिप्त हैं। इनके पीछे कौन है? कौन इनसे ये काम करा रहा है? क्योंकि जायज़ है कि सहज वाला तो कोई भीख मांगने का काम नहीं करेगा, सहज वाला कोई बंधुआ मजदूरी का काम नहीं करेगा। निश्चित तौर से इसके पीछे कोई ना कोई रैकेट काम करता है, निश्चित तौर से इसके पीछे कोई ना कोई गिरोह काम करता है जो कभी सामने नहीं आ पाता है। पप्पू के साथ जब हमने बातचीत किया तो पप्पू ने मुझे पूरी दर्द भरी जो दास्तां सुनाई वो बहुत चौंकाने वाली। पप्पू 4 साल पहले 4 साथियों के साथ इस बात के लिए गांव से अहमदाबाद, गुजरात गया था कि वहां से कमाएंगे तो अपने परिवार का, अपने बीवी का, अपने पिता का ख्याल रखेंगे, अपने बच्चों का, अपने घर का देखभाल करेंगे, कुछ कमा करके लाएंगे। क्योंकि बुंदेलखंड से तमाम लोग हर साल बड़ी संख्या में पलायन करके दूसरे प्रदेशों में जाते हैं। पप्पू भी 4 साल पहले गया। पप्पू ने बताया कि बड़े अच्छे से लेकर के गए थे, लेकिन वहाँ जाने के बाद मुझे जबरन काम कराया। पहले कंपनी में डाला, फिर होटल पे डाला, और वहाँ सिर्फ रोटी देते थे और पिटाई करते थे और नशे की गोलियाँ देते थे। कोरोना पड़ा, सब अपने अपने घर के लिए भाग गए। मैं कहाँ जाता? मेरी हालत ऐसी थी कि मैं कुछ कर नहीं सकता था। तो फिर उन्होंने मुझे स्टेशन पे लाए और ये ट्राईसाइकिल थमा दी और बोला, जाओ रोज़ भीख मांगोगे और खाओगे। तो मैं दिन भर जो भीख मांगता, शाम को वो लोग आके मुझसे कुछ पैसे छिना लेते और खाने के लिए कुछ दे देते। बाकी जो लोग हमें स्टेशन पे देते थे वही खा के मैं 4 साल तक स्टेशन पे रहा। मैंने तो सपना ही छोड़ दिया था कि मैं कभी घर पहुंच पाऊंगा, अपनी पिता से, अपनी पत्नी से, अपने परिवार, अपने नाते रिश्तेदारों से मिल पाऊंगा। लेकिन एक दिन ये टीम मिलती है और मैं आज घर आ जाता हूँ। मुझे अपनी जन्नत मिल गई, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। साथियों, पप्पू की ये बात जो मैंने आपके सामने रखी, पप्पू की ये दर्द भरी दास्तान जो हमने आपके सामने रखी, ये दास्तान और ये कहानी ज़रूर है, लेकिन इस कहानी के पीछे तमाम सवाल खड़े हैं। वो कौन लोग हैं जो ऐसा काम कराते हैं? वो कौन लोग हैं जो ऐसे लोगों को लेकर के ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं? कौन लोग हैं जो इस तरीके के धंधे तमाम लोगों से करवाते हैं? और ये जो काम करने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं गरीब, दलित, वंचित, अल्पसंख्यक, पिछड़े, आदिवासी समुदाय से लोग आते हैं और हाशिए पे पड़े हुए लोगों को उठा करके इस तरीके से ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जाती है। खैर, ये सवाल आज भी बने हुए हैं और हम रोज़ एक ऐसी नई कहानी के साथ आपके सामने रूबरू होते हैं ताकि आप भी जान पाएँ कि इस दुनिया में ऐसे भी घटनाएं हो रही हैं, ताकि तब भी जब कभी आपके सामने कोई भिखारी अपना भीख का हाथ फैलाए तो आप भी ज़रा उसका हालचाल लीजिए, जानने की कोशिश कीजिए कि उसके पर्दे के पीछे की कहानी क्या है। तो ये तमाम सवाल आज भी बने हुए हैं। क्या सरकार ऐसे लोगों को पकड़ पाएगी? क्या ऐसे लोगों का गिरोह का पर्दाफाश होगा? क्या ऐसे जो मजलूमों की ज़िंदगी, बंधुआओं की ज़िंदगी, भिखारी की ज़िंदगी जीने वाले लोग भी सम्मानपूर्ण ज़िंदगी जीने के लिए उनसे उस नरक जाल से निकल पाएंगे? ये सवाल आज भी बना हुआ है और मैं आप सबके ऊपर ये प्रश्न छोड़ता हूँ कि आप सोचें कि ऐसा आज़ाद भारत में कब तक होता रहेगा। तो साथियों, आज की कहानी में इतना ही। कल फिर एक नई कहानी के साथ आपके साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय भीम, जय संविधान।